जब हम 12th पास कर लेते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिले और काम हमको कम करना पड़े। ऐसा हर किसी की इच्छा होती है, हमारी भी हर किसी स्टूडेंट्स की इच्छा यही होती है कि वो लाइफ में सेटल हो जाए और ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें पैसा ज़्यादा हो और काम कम हो। ठीक है, उसी तरीके की आज मैं एक जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। सरकारी जॉब रहेगी और उसमें आपको एकदम सिविल नौकरी है और टेंशन बहुत कम और पैसा बहुत ज़्यादा और काम भी सबसे कम और बहुत सारी छुट्टियाँ। इस तरीके की जॉब की हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एसएससी CHSL। ये क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। यकीन मानिए कि आप इस जॉब को पालेंगे तो आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी। ऐसा समझ लीजिए आपकी 7 पीढ़ी खुश हो जाएंगी। इस तरीके की नौकरी है, एकदम मस्त वाली। तो स्टार्ट करते हैं, हर चीज़ को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एसएससी क्या होता है, क्योंकि एसएससी CHSL लिखा होता है। ये होती क्या है, किन किन पदों पर नौकरी मिलती है और क्या क्या इसके लिए आपको करना पड़ेगा और कैसे आपको नौकरी मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे एसएससी का मतलब होता है, एसएससी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि ये जैसे हिंदी आप देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि ये एक ऐसी संस्था है, ऐसा एक आयोग है जो गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं यानी कि गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करता है। यानी कि आपको ये एक ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट भर्तियां कराती है। ऐसा समझ लीजिए, क्या कराती है, भर्तियां कराती है। जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस है या कोई भी आपका दिल्ली पुलिस है, सपोज दैट। अब दिल्ली पुलिस में मान लीजिए 1000 पद भरने हैं दिल्ली पुलिस को, तो वो ये टेंडर एसएससी को दे देगी कि हमें कुछ नहीं पता, हमारा ये क्राइटेरिया है कि हमको 100 बंदे या 1000 बंदे चाहिए, यूपी पुलिस में 1000 जवान चाहिए, तो उसको टेस्ट पास कराओ, क्या करना है, बस हमको ऐसे छटे हुए बंदे चाहिए जो हमारी यूपी पुलिस का, ये दिल्ली पुलिस का ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हों। तो ये अपना एग्ज़ाम कराएगी एसएससी और दिल्ली पुलिस को उनके लिए वो जवान प्रोवाइड करेगी। तो उसके लिए जो दिल्ली पुलिस का जो क्राइटेरिया होगा उसको एलिजिबल करा के तब ये देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ गए कि ये एक चयन आयोग है, यानी कि ये गवर्नमेंट भर्तियां कराता है, एक ऐसा आयोग है। ठीक है, अब इसी में एक होता है एसएससी बहुत जगह अलग अलग, यानी कि अलग अलग उसमें कंबाइंड तरीके से ये भर्तियां कराती है, यानी कि अलग अलग तरीके से एसएससी भर्तियां कराती है। जैसे एसएससी जीडी रहा, एसएससी CGL हुआ, एसएससी CHSL हुआ, और आपका एसएससी आपके बहुत सारे और भी बहुत सारी वो हैं वैकेंसियां जहां पर ये एसएससी अलग अलग तरीके के एग्जाम कराती है। ठीक है, उसी में से आपका एक एग्जाम लिया है एसएससी CHSL। ये क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि इसका मतलब ये है कि CHSL का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसमें क्या होता है कि आपको ये CHSL में आपको 3 तरह की जॉब मिलती हैं। यानी कि आपको LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि क्लर्क की जॉब प्रोवाइड कराएगा, DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब प्रोवाइड कराएगा, और PA पोस्टल असिस्टेंट। ऐसा समझ लीजिएगा आप, बहुत सारे जितने भी गृह मंत्रालय हैं, भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो या कोई भी मंत्रालय हो, उनमें जितने भी क्लर्क वगैरह होंगे वो CHSL के थ्रू ही जाते हैं। बाकी और भी बहुत सारे विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उसमें जितने भी सिविल यानी सिविल वर्दी में जितने भी काम करने वाले होते हैं, यानी ऐसा समझिए जितने भी ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, संगठन जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, और ऐसा समझिए जितने भी सचिवालय हैं, सचिवालय में जितने भी काम करने वाले हैं, वो चाहे कोर्ट में, कोर्ट जितने भी, चाहे आपका हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें काम करने वाले जितने भी क्लर्क हैं, या जितने भी आपने देखे होंगे जो फाइल्स को रख रखाव करते हैं, वो फाइल का देख रेख करते हैं या फाइलों को डेट वगैरह चढ़ाते हैं कि फलानी डेट कब है, या ये कंप्यूटर पर जो ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो। ठीक है, जितने भी, और ये डाक में आ जाइए, भारतीय डाक में आ जाइए, भारतीय डाक में जितने भी असिस्टेंट है, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट है, जो जितनी भी डाक है उसका देख रेख करते हैं, जिसको उसका लेखा जोखा रखते हैं, वो ये सभी क्या है आपके CHSL के थ्रू जाते हैं। ठीक है, चलिएगा, इतना हमको समझ में आ गया कहाँ पर हमको जॉब मिलेगी। इसके लिए करना क्या होगा, आपके लिए सबसे पहली योग्यता कितनी ली जाएगी, योग्यता इसके लिए 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए। आप 12वीं पास
करे हुए होने चाहिए। 12वीं आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, चाहे तो आपने साइंस साइड से 12वीं की हो, चाहे आपने आर्ट साइड से 12वीं की हो, चाहे आपने कॉमर्स से 12वीं की हो। बस आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी कॉलेज से, तो आप किसी भी बोर्ड से बस 12वीं पास होने चाहिए, चाहे यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, और कितने भी परसेंटेज है कोई मैटर नहीं करता, आपके बस पास होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एज लिमिट। एज लिमिट का सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है कि एज कितनी है, ठीक है। इसकी एज बहुत ज़्यादा है, आराम से आप भर सकते हो। 18 से 27 साल इसकी एज है, और बाकी 27 साल के बाद ही अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से छूट मिल जाती है। जैसे कि आपकी ओबीसी की बात की जाए तो उसमें 3 साल की छूट अलग से मिलती है। एससी और एसटी की बात की जाए तो उसमें 5 साल की छूट मिलती है। पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो उसमें 10 साल की छूट मिलती है। तो अलग अलग तरीके की कैटेगरी में अलग अलग छूट मिल जाती है एज में, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एज पीरियड है, इसमें नौकरी नहीं लोगे तो फिर ज़िंदगी में कभी नौकरी ले ही नहीं पाओगे, ये भी समझ लीजिए, है। एक अलग ही समय है इसका, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस भी इसका आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पड़ावों से गुजरना पड़ता है, तब आपको जॉब मिलती है। 3 पड़ाव क्या है, ऐसा समझिएगा। पहला जिसको बोलेंगे हम टीयर 1। टीयर 1 में क्या करना होगा, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, 4 विकल्प दे रखे हैं, एक विकल्प का आपको टिक मारना है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, कंप्यूटर पर होगा, ठीक है। जिसमें आपको क्या है, पहला जिसमें पास कर लोगे तब आप दूसरे टीयर पर पहुंचोगे, यानी कि दूसरे पड़ाव पर पहुंचोगे। दूसरे पड़ाव में आपको क्या करना होगा, दूसरे पड़ाव में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि आपको पेपर लिखना होगा हाथों से। जैसे आपने ऐसे वगैरह लिखते हो ना, उसी तरीके से ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि सोशल इश्यू, जो भी करंट में जो भी सिचुएशन चल रही है देश की, माहौल की, प्रदेश की, उस पर, या आपका ऐसे समझिए फाइनेंशियल क्राइसिस पर, या आपके स्पोर्ट्स पर, ये ठीक है, या आपका जनरल इश्यू जो होते हैं वो, या पॉलिटिक्स, इस पर आपको एक ऐसे लिखना होता है, यानी कि उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। उससे आपकी दिमाग की परख और आपकी कितनी काबिलियत है वो उसका परख की जाती है कि आप कितना लिख पा रहे हो किसी भी एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पर कितना आप लिख पा रहे हो, कितने अच्छे से आप लिख पा रहे हो, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हो, तो वो रहता है, ठीक है। तो पहला आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी आपको क्या क्या करना होगा देखिएगा। इसमें आपका ये सिलेबस होता है, इसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, और जनरल अवेयरनेस जिसमें आपको पॉलिटिक्स, सोशल या साइंस वगैरह के थोड़े मतलब हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, समझिए जनरल स्टडीज टाइप के, ठीक है। चलिएगा, तो इसके आपको कुल मिलाकर आपको 100 प्रश्न दे रखे होंगे पहले वाले पेपर में, टिक मार्क रहेंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटा पूरा 60 मिनट मिलेगा। और इसमें भी आपको देखिए 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत कर दोगे तो आपका 0.5 नंबर यानी आधा नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी समझ में आ गया आपको। चलिएगा, इसके बाद में बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव। आपको समझ में आ गया डिस्क्रिप्टिव में आपका पेपर समझ में आ गया कि उसमें किस पर सोशल इश्यू या सोशल पॉलिटिक्स या आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी या किसी पर भी आपका एक टारगेट, एक टॉपिक मिलेगा, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आया। ये 2 टेस्ट यदि पास कर लेते हो तो फिर आपका एक तीसरा टेस्ट होता है जिसको हम स्किल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट में आपको क्या, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो इसके लिए टाइपिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है। इस तरीके का आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। यदि आपने टाइपिंग तीनों टेस्ट पास कर लिए तो आपकी गवर्नमेंट जॉब 100% डेफिनेटली लग गई है, समझ लीजिए। और फिर आपकी 7 पीढ़ियाँ खुश रहेंगी। इस टाइप की नौकरी है, एकदम मस्त वाली। 8 बजे जाओगे, बल्कि आजकल कोर्ट वगैरह में लगती है ना, तो 10 बजे जाते हैं और 5 बजे छुट्टी ले लेते हैं। बताओ कितना समय आपको काम करना पड़ रहा है, जिसमें कि 2-2.5 घंटे का लंच लेते हैं, ठीक है। और कोर्ट का आप ऐसा समझ लीजिए जितनी भी स्ट्राइक होती रहती है वकीलों की, तब छुट्टी, और उस जितनी भी सरकारी छुट्टियां होती हैं वो छुट्टियां मिलती हैं। 2nd सैटरडे और आपको 4th सैटरडे की छुट्टी मिलती है। तो महीने में कितनी छुट्टी होगी जरा लगाओ। नॉर्मली भी आप देखो जाओगे 30 दिन होते हैं, 4 संडे निकल गए, 2 आपके 2nd और 4th सैटरडे निकल गए, 6 छुट्टी तो ये हो गई। बीच में एक आध जयंती या सरकारी छुट्टी मिल जाती है, यानी कि आपको महीने के 30 दिन होते हैं तो उसमें से 10 दिन की तो छुट्टी हो ही जाती है, ठीक है। उसमें भी आपको 10 बजे 11 बजे जाना है और 5 बजे अपने घर आ जाना है, सबसे बड़ी है, एकदम मजे की बात है। जिसमें 2 घंटे आपको वैसे मिलते हैं, यानी कि बहुत आपके आराम की, सुकून की ज़िंदगी कटेगी। इससे बढ़िया कोई नौकरी है ही नहीं, ये समझ लीजिए, है ना।
और इसमें आपका और भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमको कमेंट करिएगा। और हाँ, इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी के लिए आपको इनके पुराने पेपर दीजिए। एक सिस्टमिक पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको एक सिस्टमिक तरीके से पढ़ाई करनी है। सिस्टमिक तरीके से आपको क्या है, एक टाइम टेबल, पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, कैसा पेपर आ रहा है, उस तरीके की आपको तैयारी करनी है। और आपको रेगुलर स्टडी करनी है और पूरे सिलेबस को एक बार स्टडी करके पूरे सिलेबस का नोट्स बनाने हैं और अपने आप से पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये काम तो करना ही पड़ेगा। और बाकी डिटेल्स और देंगे हम। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।